हेलो, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता मिड्डा और हम कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, बेसिक फंडामेंटल्स में एमएस ऑफिस। मेरे पिछले वीडियोस में हमने कंप्लीट किया है एमएस वर्ड ट्यूटोरियल। तो जिन भी फ्रेंड्स ने, स्टूडेंट्स ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए। उसका जो लिंक है एमएस वर्ड ट्यूटोरियल्स का वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। जैसे हमने पिछले वीडियो में एमएस वर्ड किया था, तो जो एमएस वर्ड था उसमें हमने किया था कि जो आपका डाटा है वो डॉक्यूमेंट फाइल बनाता है और आप उसमें लेटर्स, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो जो एमएस एक्सेल है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में क्या होता है, डाटा को टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल में मतलब रो एंड कॉलम्स में, पंक्तियाँ और कॉलम्स में। उसकी मदद से क्या है, हम डाटा पर क्या करते हैं, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक्सेल का जो मेन फीचर है वो ये है कि इसके ज़रिए हम डाटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें चार्ट हैं, पाइवोट टेबल है, पाइवोट चार्ट है। तो जैसे जैसे हम आगे एक्सेल करते जाएंगे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो हम आइए देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर पैकेज है एमएस ऑफिस। उसका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसे एमएस एक्सेल या शॉर्ट में आप एक्सेल भी बोल सकते हैं। जो एक्सेल में जो फाइल खुलती है वो शीट होती है, वर्कशीट या स्प्रेडशीट होती है। तो जो स्प्रेडशीट होती है वो सेल्स का ग्रुप होती है। उसके अंदर मतलब क्या होते हैं, सेल होते हैं, उनका ग्रुप होते हैं। और ये जो सेल हैं ये रो और कॉलम से मिलकर बनते हैं। रो और कॉलम जब आपस में कटते हैं, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। स्प्रेडशीट को मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वर्कशीट भी कहते हैं। तो जो स्प्रेडशीट होती है उसमें जो रो के नंबर्स हैं उनको 1 2 3 एटसेट्रा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ABC मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेल ओपन कैसे करेंगे। तो एमएस एक्सेल के लिए आप क्या है, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पे, ऑल प्रोग्राम्स से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसमें आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सेकंड मेथड है, आप विंडो की के साथ आर प्रेस कीजिए और उसमें लिखिए एक्सेल। excel.exe फाइल क्या है, एक्सेल को रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक्सेल टाइप कीजिए और आप एंटर प्रेस कर दीजिए, तो भी क्या है आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। या सिंपली आपको स्टार्ट मेन्यू में एक्सेल लिखना है, स्टार्ट मेन्यू के सर्च फील्ड में आपको एक्सेल लिखना है। आप एक्सेल लिखेंगे तो आपको वहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखेगा, आप उसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो एमएस एक्सेल क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल में भी करवाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ इसमें। अब देखिए एप्लीकेशन विंडो एमएस एक्सेल की कैसे खुलती है। आपने वर्ड प्रोसेसर की विंडो देखी है। वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है, टाइटल बार, रिबन, फाइल मेन्यू, है ना, और डॉक्यूमेंट फाइल, आपका डॉक्यूमेंट होता है उसमें नीचे स्टेटस बार। सेम वैसा ही वर्ड प्रोसेसर की तरह स्प्रेडशीट में भी एक एप्लीकेशन विंडो होती है। वही सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, मेन्यू बार, रिबन। अब इसमें क्या होता है, नीचे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप A1 लिखा होता है, ये नेम बॉक्स होता है। और ये लिखा हुआ है जो, ये फार्मूला बार है। ये आपकी, मैंने आपको बताया था कि जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, जो एमएस एक्सेल है वो सेल से मिलकर बनता है। तो छोटे छोटे जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाले, ये क्या होते हैं, ये वाले जो बॉक्स हैं ये आपके सेल कहलाते हैं। तो जो सेल है वो रो और कॉलम से बनती है। तो जो रो है वो ये है 1 1 2 3 4, ये रो हैं। और वर्टिकल है ये जो ABCDE, ये क्या है, कॉलम है। तो ये आपका क्या है, स्प्रेडशीट का जो एप्लीकेशन विंडो है। ध्यान रखिएगा जो एमएस वर्ड है उसमें डॉक्यूमेंट फाइल बनती है और इसमें वर्क बुक बनती है। यहाँ देखिए ऊपर लिखा है ना, बुक 1। बुक क्यों बनती है, एक्चुअली इसमें 3 शीट खुली होती है, वर्क शीट्स खुली होती हैं, शीट 1 2 और 3, बाई डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती हैं। तो ये शीट का ग्रुप है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, वर्क बुक। जैसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में काम होता है, इस पर वर्कशीट पे काम होता है।
अब बात करते हैं वर्कबुक या वर्कशीट क्या होता है। तो एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। जब आप इसको सेव करते हैं तो ये डॉट XLS एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। जो 2007 से पुराने वर्जन है उसका डॉट XLS, और जो 2007 या उससे आगे के लेटेस्ट वर्जन है MS ऑफिस के, उसमें एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट XLSX होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि जो कोई भी वर्कबुक है वो वर्कशीट से मिलकर बनती है, और एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से वर्कशीट्स के नंबर को बढ़ा या कम कर सकते हैं। एक वर्कबुक में मैक्सिमम 255 वर्कशीट क्या हो सकती हैं, इंस्टॉल हो सकती हैं। अब बात करते हैं वर्कशीट क्या है। तो फॉर्मूला बार के नीचे का जो एरिया होता है, आप यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार के नीचे का ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है। तो वर्कशीट क्या रो और कॉलम में बढ़ती है। आपको मैंने पहले बता दिया, कॉलम के नेम को ABCD से दिखाया जाता है और रो के नेम को 1 2 3 से। अगर हम बात करते हैं कि एक एक्सेल की शीट में कितनी रो या कितने कॉलम होते हैं, तो जो एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं 2007 या उसके आगे के जितने भी वर्जन हैं, उसमें जो रो हैं वो ये हैं 10,48,576 रोज, और जो कॉलम्स हैं वो 16,384 कॉलम इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और अगर पुराने वर्जन है, अगर 2007 से पहले की बात करते हैं, तो उनमें जो रो हैं वो 65,536 और 256 कॉलम पाए जाते हैं। तो अगर हम अब बात करें MS एक्सेल के प्रैक्टिकल सेशन की, तो हम प्रैक्टिकल सेशन पे आते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन में मैंने आपको इसको खोलने के तरीके बताए थे। एक तरीका क्या है, आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाके आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, आप विंडो R प्रेस कीजिए, रन में आप टाइप कीजिए एक्सेल प्रेस करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए या ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपकी जो विंडो ओपन होगी वो एक्सेल की विंडो ओपन होगी। थर्ड मेथड हमने आपको बताया, आप स्टार्ट पर सीधा सर्च फील्ड में लिखिए एक्सेल, तो एक्सेल आपके सामने यहाँ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब एक्सेल की जो ये है शीट, उसमें देखिए सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार के राइट हैंड साइड में कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज। और यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। मेन्यू बार, रिबन के बाद ये जो चीज़ है ये नहीं है, ये क्या है, नेम बॉक्स। और ये क्या है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स के नीचे ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं वर्किंग एरिया, वर्कशीट है ये आपकी। आप देखिए, आपने जो खोला वो बुक था, बुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट ओपन हुई हैं। अब देखिए ये जो है वर्टिकल है, ये ABC, ये क्या होते हैं, कॉलम। और ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, ये क्या है, रो। जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो रेक्टेंगल एरिया बनता है इसको हम बोलते हैं सेल, CELL। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो जिस सेल की बाउंड्री आपको ये डार्क ब्लैक दिखाई दे रही है वो कहलाती है एक्टिव सेल। वो क्या कहलाती है, एक्टिव सेल। और जो आपकी एक्टिव सेल है उसका जो एड्रेस है वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो एक्टिव सेल का एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले बात करते हो। तो किसी भी सेल का जो एड्रेस है वो कैसे बनता है, पहले कॉलम का नंबर और फिर रो का नंबर। तो अभी ये कौन से कॉलम में है, F, और ये कौन सी रो में है, 10। तो इस एक्टिव सेल का जो आपका एड्रेस है वो क्या है, F10। अगर जैसे इसकी बात करते हैं, अभी D पे है और रो कौन सी है, 1, तो नेम बॉक्स में आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है D1। तो ये इसके एड्रेस है। देखिए, आपको सेल का एड्रेस पढ़ना लिखना कंपलसरी आना चाहिए कि किसी भी सेल का एड्रेस क्या है। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कॉलम है ये क्या है, I, और ये वाली जो रो है ये है 24। तो जो नेम बॉक्स में इसका एड्रेस है वो क्या है, I24। तो इस तरीके से ये क्या बनती है, सेल बनती है। तो ये आपका क्या है, वर्किंग एरिया, सेल का एड्रेस मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। आप सिंपली, अगर मान लीजिए आपने H20 सेल पे जाना है, तो आप इस तरीके से H ढूंढेंगे, फिर आप 20 ढूंढेंगे और फिर आप H20 पे जाएंगे। इसका एक शॉर्ट भी मेथड है, जैसे मान लीजिए मेरे को
F50 पे जाना है, तो आप यहाँ डायरेक्ट टाइप कीजिए F50। F50 टाइप करते ही आपका जो एक्टिव सेल है वो कौन सी हो जाएगी, F50। आप डायरेक्ट F50 पे पहुंच जाएंगी। तो ये नेम बॉक्स का यूज़ है, आप इस तरीके से क्या है सेल के एड्रेस को नेम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम एक्सेल के बारे में आगे जानते हैं। एक्सेल का सबसे अच्छा जो फीचर है जिसकी वजह से एक्सेल इतना ज़्यादा पॉपुलर है वो है ऑटो फिल ऑप्शन। जैसे देखिए हमने लिखा संडे, अब मैं इसको सिर्फ ड्रैग कर रही हूँ। एक्सेल इतना समझदार है कि वो अपने आप समझ गया है कि ये क्या है, आपका वीक नेम्स हैं। उसने इसको क्या कर दिया, वीक नेम में कंप्लीट कर दिया, संडे मंडे ट्यूसडे। या हमने यहाँ लिखा 1 2 3, तो उसको पता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। तो जितना आप ड्रैग करेंगे वैसे वैसे क्या जा रहे हैं, नंबर्स जा रहे हैं। या जैसे मैं मंथ नेम लिख रही हूँ, जनवरी लिख दिया सपोज डेट मैंने, तो अब आपका क्या है, मंथ नेम फिल हो गई। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेल का ऑटो फिल फीचर। करते कैसे हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा 1 और 2, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे ये जो बाउंड्री है इसके बॉटम में एक छोटा सा रेक्टेंगल या स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर पे अगर हम क्या करें, माउस को लेकर जाएंगे तो देखेंगे आपका ये वाला जो प्लस साइन है ये बिल्कुल ब्लैक प्लस साइन में हो गया है। अब आप यहाँ आए, आप क्या कीजिए, अब माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और माउस को क्या कर दीजिए, नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो जितना आप ड्रैग करेंगे उतना क्या होता जाएगा, नंबरिंग ऑटोफिल होती जाएगी। तो ये आपका MS एक्सेल का ऑटोफिल ऑप्शन है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे आपने लिखा संडे, अब आप यहाँ आइए, आप अपने कर्सर को इस स्क्वायर पे लेकर जाइए, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और माउस को क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए क्लिक प्रेस करते करते। तो जितना आप प्रेस करेंगे उस हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा, डाटा चला जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डाटा की एंट्री कैसे की जाती है। जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट था, उसमें आप डायरेक्ट टाइप करते थे तो आपका जो डाटा है वो एंटर हो जाता था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप यहाँ डाटा की एंट्री कैसे करेंगे। सपोज दैट जैसे सिंपल ये सेल है तो आप सेल में क्या कर सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, आपने कोई नेम लिखने हैं तो आप नेम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जो MS एक्सेल है उसमें डाटा न्यूमेरिक भी एंटर हो जाता है और अल्फ़ाबेटिक भी, मतलब किसी भी तरीके का डाटा आप इसमें क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाटा के अलाइनमेंट की। आप देखिए जो मैंने न्यूमेरिक लिखे थे उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आया है वो राइट आया है। मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो किस तरफ एंट्री करती हैं, राइट अलाइनमेंट में। और जो आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है, अल्फ़ाबेटिक डाटा की जो एंट्री होती है वो किस तरफ होती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। जो स्टूडेंट्स या मेरे जो फ्रेंड्स आपको किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की या ITI में आप कोपा कर रहे हैं, BCA या 11th-12th में आपके पास कंप्यूटर साइंस है अगर सब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आ जाते हैं कि जो एक्सेल है उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, या जो अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो क्या होता है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें। और डियर फ्रेंड्स, जिनको लग रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, ये तो हमें आता है, तो मैं सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप आगे देखते जाइए, आपको इसमें कुछ एडवांसमेंट्स भी मिलेंगी। तो आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल बेसिक है और ये तो हमें आता है। तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके लिए एक्सेल बिल्कुल नया होगा या जिनको एक्सेल नहीं आता, उनके लिए भी मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो वीडियो में बिगनर से लेकर और एडवांस लेवल तक का आपको सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बना के, पेशेंस रख के और आप क्या करें, इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो ये आपका डाटा एंट्री है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेल में जो डाटा फॉर्मेटिंग होती है वो कैसे होती है। तो सिंपल है, वही फ़ॉन्ट है आपने पहले किए हैं होम मेन्यू में। तो जैसा फ़ॉन्ट आपको पसंद है वो फ़ॉन्ट रख सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ रख सकते हैं,
फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें अंडरलाइन दो ही हैं, या तो आप डाटा को अंडरलाइन कीजिए या आप डाटा को डबल अंडरलाइन कीजिए। जैसे एमएस वर्ड में तो बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इसमें ऐसा नहीं है, तो अंडरलाइन नहीं करना है तो आप हटा सकते हैं। अब देखिए, जैसे अब एक सिंपल सी चीज़ करती हूँ, मैंने लिखा हुआ है आशीष। अब ये है जो ये मेरी सेल एरिया से आगे चला गया, मतलब मैंने लिखा तो B1 में था, लेकिन ये आपको दिखाई C में भी रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये C में नहीं है, C1 में नहीं है, ये ओनली किस में है, B1 में है। तो इसको अगर आप करना चाहते हैं सेट, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो इसके साइज़ को सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये आइए, इधर रखिए। देखिए इन बी और सी के बीच का जो डिवाइडेशन है, पार्टीशन है, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, अपने कर्सर को आप वहाँ लेकर जाइए और आप सिर्फ डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो जो इसकी विड्थ होनी चाहिए थी, ऑटो जो हाइट होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, ये उसमें क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो इस तरीके से इसको पकड़ के और लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग या ड्रॉप कर, मतलब सॉरी ड्रैग ड्रॉप नहीं, साइज़ इसको सेट करते रहते हैं। एक्चुअल में इस तरीके से क्या होता है, आप या तो बहुत बड़ा कर लेते हैं या थोड़ा सा छोटा रह जाता है इस तरीके से। तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो एक्चुअल इसको जो साइज़ चाहिए वो अपने आप क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी पकड़ के भी कर सकते हैं इसकी जो विड्थ है, कॉलम की विड्थ को सेट, या रो की हाइट को आप सेट कर सकते हैं। लेकिन आप डबल क्लिक कीजिए तो डबल क्लिक ऑप्शन से मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पर्टिकुलर जितना साइज़ आपको चाहिए आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की। अब मान लीजिए ये आपकी एक टेबल है, आप इसको अलग से बॉर्डर देना चाहते हैं, आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। मैंने आपको एमएस वर्ड में कहा था कि ये वाला जो ऑप्शन है मैं आपको बाद में बताऊंगी, आगे एक टेबल ऑप्शन में बताऊंगी, तो वहाँ ये ऑप्शन आई थिंक स्किप हो गया मुझसे। तो इसी ऑप्शन को आप एमएस वर्ड में भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये दोनों बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ आपने इसको सिलेक्ट किया, आप इसको टेबल की बाउंड्री दे दीजिए, ऑल बॉर्डर। आप देखिए आपकी टेबल के चारों तरफ एक क्या लग गया है, बॉर्डर लग गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। या आप ऑल बॉर्डर नहीं करना चाहते, आप हटा दीजिए, आपको कोई भी बॉर्डर नहीं रखना, आप नो बॉर्डर कर दीजिए तो कोई बॉर्डर नहीं आया। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, ओनली टॉप बॉर्डर, तो आप एक्चुअली टॉप में एक सेल और इंसर्ट करते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ। अब देखिए टॉप बॉर्डर किया था तो टॉप में ओनली बॉर्डर आ गया। अंडू कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। टॉप की बजाय अगर मैं लेफ्ट करूं तो अब आप देखेंगे मेरी ये ओनली ये वाली सेल सेलेक्ट थी, तो ओनली इस पे क्या आ गया, लेफ्ट बॉर्डर, अंडू। अगर आप ओनली राइट साइड का बॉर्डर चाहते हैं तो आप ये देखिए ब्लैक लाइन आ गई ना, तो ओनली राइट साइड का बॉर्डर आ गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप क्या करें, आउटसाइड बॉर्डर बनाएं, तो आप देखेंगे इस सेल पे, इस टेबल के चारों ओर ओनली आउटसाइड बॉर्डर आ गया। थिक बॉक्स बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा गहरा मोटा वाला बॉर्डर आ गया इस पर। बॉटम डबल बॉर्डर करना चाहते हैं तो बॉटम में ओनली डबल बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शंस हैं, आप क्या कर सकते हैं, जैसा बॉर्डर आपको रखना है उस तरीके का बॉर्डर आप इसमें रख सकते हैं। तो ये आपका जो बॉर्डर है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका फ़ॉन्ट फेस हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये आपका हो गया बॉर्डर एरिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रो फ़ॉन्ट या श्रिंक फ़ॉन्ट की बात करते हैं तो ये आपने कर रखा है, इसका शॉर्टकट की भी आपको आता होगा। तो ग्रो फ़ॉन्ट के लिए क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा बड़ा कर सकते हो आप यहाँ से, और श्रिंक फ़ॉन्ट में आप फ़ॉन्ट साइज़ को क्या कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग ये वाला साइज़ सेट है तो मैं इसको इस साइज़ पे रख लूँगी। तो ये आपका ग्रो फ़ॉन्ट और ये श्रिंक फ़ॉन्ट। अब बात करते हैं टेक्स्ट के कलर की। अगर आप टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी कलर क्या है चूज़ कर सकते हैं, जिस कलर को आपने चूज़ करना है वो आप कलर रख सकते हैं। तो ये तो टेक्स्ट कलर है, ये आपका एरिया, ये क्या है, फ़ॉन्ट का या टेक्स्ट का कलर है। यहाँ पर एक साथ में फिल कलर का ऑप्शन भी आ रहा है, ये आपकी सेल के बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। आप जैसे इसमें ये लीजिए,
तो जिस तरीके का आपको जिस सेल का बैकग्राउंड कलर आपको जो चाहिए वो कलर आप क्या कर सकते हैं, सेल के बैकग्राउंड कलर को आप चूज़ कर, सॉरी मैंने टेक्स्ट का कलर चूज़ कर लिया यहाँ, तो सेल का बैकग्राउंड कलर वही आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग इसमें होती है। ये आपका सेल का कलर है, ये आपका टेक्स्ट का कलर है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं एक बार अंडू कर रही हूँ इन चीज़ों को। उसके बाद वही है कट, तो कट के लिए क्या है, कंट्रोल एक्स। आप इस चीज़ को यहाँ से कट करके नई सेल में लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ रखिए और क्या कर दीजिए, पेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, कट या पेस्ट। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर भी रखनी है और आगे भी लेके जानी है तो कॉपी, कॉपी में फिर आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, पेस्ट। इसके अलावा अगर आपने फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर है। इस सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, फॉर्मेट पेंटर किस पर लगाना है, तो आप देखिए आपकी सारी ये जो फॉर्मेटिंग है ये क्या हो गई है, कॉपी हो गई है। तो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर सॉरी। अब हम बात करते हैं पेस्ट। एक इसमें पेस्ट स्पेशल ऑप्शन भी होता है, मैं आपको आगे बताना चाहूँगी, अभी हम इतना ही करेंगे। अब हम बात करते थे कि मैं इस सेल का थोड़ा सा साइज़ और रो की हाइट बढ़ा रही हूँ इसकी। अब अपने इसके अलाइनमेंट्स की बात करते हैं। तो जो एमएस वर्ड आपने किया था उसमें आपने 4 तरीके के अलाइनमेंट पढ़े थे, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। इसमें जो अलाइनमेंट हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की। आप देखिए ये सेल है आपकी, तो ये वाले जो अलाइनमेंट हैं ये आपके टॉप अलाइनमेंट आपने ऊपर रखना है, मिडल अलाइनमेंट आपने सेल के बिल्कुल मिडल में रखना है, या बॉटम अलाइनमेंट, यानी ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया, टॉप, मिडल और बॉटम। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है, लेफ्ट साइड रखना है, सेंटर में रखना है, या आपने किस में रखना है, राइट में रखना है। तो इसमें 6 तरीके के अलाइनमेंट हो गए, राइट, सेंटर, लेफ्ट, टॉप, मिडल और बॉटम। तो 6 तरीके के। अगर मान लीजिए आप किसी टेक्स्ट को सेल के बिल्कुल बीचों बीच रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइनमेंट इधर से भी मिडल चूज़ करना पड़ेगा और इधर से भी सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। तो आपका जो कंटेंट है सेल का वो सेल के बिल्कुल किस में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब मोस्टली कई बार मुझसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि मैम मुझे तो जो आपका टेक्स्ट था वो सेल में रोटेट करना था, या वो कैसे होगा रोटेट। तो आप देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं एंगल क्लॉकवाइज। आपको किस तरीके से रखना है टेक्स्ट को, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं। आप देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी आप इसकी जो पोजीशन है वो घुमा सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे, मैंने यहाँ डाउन एरो पे क्लिक किया अलाइनमेंट टैब के, और आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की जिस एंगल पे आपको ये टेक्स्ट रोटेट करना है उस एंगल पे आप रखिए और आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो ये आपका जो ओरिएंटेशन है, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो आप किसी भी एंगल पर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद वही इंडेंट ऑप्शन है, तो इंडेंट कम ज़्यादा कर सकते हो आप टेक्स्ट का। तो ये हमने कर रखा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये, जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ, एक वर्ड लिखा मैंने जिसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया, ये एक सेल में पूरा नहीं आया। लेकिन अब मैं आपको एक तो तरीका मैं बता चुकी हूँ, आप यहाँ से क्या करें, डबल क्लिक करें, जो कॉलम का विड्थ है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने अंडू किया है, मुझे इस तरीके से नहीं करना, मैं चाहती हूँ मेरा जो कॉलम का विड्थ है वो यही रहे और आपका जो सेल है वो किस में आ जाए, नीचे इसी सेल के अंदर आपका जो कंटेंट है वो क्या हो जाए, फीड हो जाए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करेंगे तो रो की हाइट बढ़ जाएगी लेकिन कॉलम आपका वैसा ही रहेगा, और जो भी टेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, उस सेल के अंदर फिट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, रैप टेक्स्ट। क्लियर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके आगे, ये ऑप्शन क्या है।
मर्ज एंड सेंटर या मर्ज क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आपका जो वर्कशीट है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है, और रो और कॉलम जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ ये रेक्टेंगल एरिया बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब मान लीजिए मेरे को एक, ये देखिए मैंने मान लिया, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इन दो को, ठीक है। अब यहाँ आए आप, फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर करते ही देखिए यहाँ से जो रो और कॉलम है वो ख़त्म हो गई और ये एक सेल बन गई और मर्ज हो गई, मतलब सारे रो और कॉलम आपस में सिलेक्टेड एरिया के वो क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब है, जब आप यहाँ पर काम करेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो अलाइनमेंट है वो क्या है, सेंटर है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो अलाइनमेंट है वो क्या है, सेंटर है। क्लियर, ये तो हो गया मर्ज एंड सेंटर। अंडू कर रही हूँ मैं, तो आप देखेंगे सेल वापस आ गए सारे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस में क्या होता है, कॉलम तो मर्ज हो जाते हैं लेकिन रो अलग अलग रहती हैं। कॉलम मर्ज हो जाते हैं लेकिन रो अलग अलग रहती हैं। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है ये ऑप्शन किसके लिए, जैसे कहीं हेडिंग लगानी है आपने तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मर्ज एक्रॉस, क्लियर। अंडू कर रही हूँ। उसके बाद है मर्ज सेल, तो भी मर्ज हो जाएगी लेकिन जो अलाइनमेंट है वो आपका सेंटर नहीं रहेगा। अगर आप न्यूमेरिक लिखेंगे तो राइट अलाइनमेंट में डाटा चला जाएगा, और अगर आप अल्फ़ाबेटिक डाटा लिखेंगे इसमें तो लेफ्ट अलाइनमेंट में। इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर नहीं रहेगा। अनमर्ज, तो वापस से रो और कॉलम आ जाएंगे, आपकी सेल आ जाएगी, अनमर्ज हो जाएगा ये। तो ये जो ऑप्शन है इसका वो क्या है, मर्ज। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आगे इसकी डाटा फॉर्मेटिंग की, या जो नंबर फॉर्मेट है वो क्या होते हैं इसमें। तो देखिए आप कोई भी डाटा लिख रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जनरल है, जनरल नंबर्स हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ये 50, 45, 34, 87 कुछ इस तरीके से, लेकिन मैं इसका ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि ये परसेंटेज है, तो आप देखेंगे जैसे ये जनरल नंबर है। अब मैं इस पर यहाँ सेट कर देती हूँ कि मैं यहाँ, मैंने इस कॉलम को बना दिया कि इस कॉलम में मैं जो भी लिखूँगी वो डाटा किस में जाएगा, देखिए ये जनरल है, और इस कॉलम में जो भी डाटा आएगा वो क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 67, तो उसने अपने आप इसको क्या ले लिया, परसेंट में ले लिया, 56.34, तो ये चीज़ परसेंटेज में। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ कि ये जो चीज़ है, ये इस कॉलम में मैं जो डाटा लिखूँगी वो करेंसी चाहिए मेरे को, वो क्या चाहिए मेरे को, करेंसी। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इसको सिलेक्ट कर लिया, या अगर पर्टिकुलर इसी सेल में करेंसी चाहिए तो मैंने यहाँ लिखा करेंसी। अगर आपने इससे रिलेटेड पूरे कॉलम में करेंसी लिखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, आप क्या कर लीजिए कि मैं एक करेंसी लिखूँ। अब करेंसी में अगर मैं बात करती हूँ भाई, अब मोर नंबर फॉर्मेट्स में आओ, अब करेंसी आप किस कंट्री की यूज़ कर रहे हैं। देखिए बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ डॉलर आ रहा है, आप क्या करें, अपना चूज़ कर लें इसमें कि आपको क्या चाहिए, इंडियन रुपीज़ चाहिए। अब तो जो अपने रुपीज़ का सिंबल है वो भी आ जाता है, तो INR इंडियन रुपीज़ चाहिए मेरे को, मैंने ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगी, जैसे मैंने लिखा 1500, तो आ गया इंडियन रुपीज़ 1500, या मैंने कुछ भी लिखा 8000, तो ये आपका क्या है, इंडियन रुपीज़ है। तो आई होप इस तरीके से क्या है, आप इसकी जो सेल के अंदर जो आप डाटा लिख रहे हैं उसका नंबर फॉर्मेट क्या है वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रही हूँ कि मैं जो डाटा लिखूँगी वो शॉर्ट डेट होगी, इसमें मैंने लिखा 10/12/1985, तो ये शॉर्ट डेट है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे आपने लिखा 10/12/1985, तो ये आपकी डेट का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ये लॉन्ग डेट होनी चाहिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा लॉन्ग डेट, तो आप देखिए ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट में आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ शॉर्ट डेट, तो ये शॉर्ट डेट में रह गया। तो आपने डाटा फॉर्मेट कैसा रखना है, लॉन्ग डेट रखना है, शॉर्ट डेट रखना है, करेंसी रखनी है, परसेंटेज रखने हैं,
जो भी आप फ्रैक्शन में अगर आप कोई डाटा चाहते हैं तो आप देखिए वो डाटा आपका फ्रैक्शन में आ गया। मैं अंडू कर रही हूँ, आपने जैसे परसेंटेज लिखे हुए थे, अब मैंने इसको, या ये वाला जो है इसको अपनों ने क्या लिखा, मेरे को वैल्यू फ्रैक्शन में चाहिए तो मैं यहाँ कर रही हूँ फ्रैक्शन। तो जैसे ही मैं फ्रैक्शन करूँगी, अब इसका तो कोई फ्रैक्शन नहीं होता है 25 का, है ना, तो 17.5 लिखा था तो वो वैल्यू फ्रैक्शन में दिखा दी। तो इस तरीके से आप डाटा फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई वैल्यू लिखी है यहाँ पर, अब आप उसको, जैसे आपने लिखा 67, आप यहाँ डाटा फॉर्मेट नहीं चेंज करना चाहते, आप सिर्फ सिंबल लगाना चाहते हो परसेंटेज का, या आपने क्या किया, आपने कोई वैल्यू लिख रखी है, आप इसको कोमा, अब ये पढ़नी मुश्किल है, आप क्या करो इसको कोमाज में बदल दो, तो ये देखो ये इस तरीके से कोमा में आ गई। तो ये आपकी क्या है, इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हो, सिंबल्स लगा सकते हो परसेंटेज का या कोमा का। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस की, तो जैसे ये नंबर है मेरा, अब डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर्स हैं, उसके पीछे इतने नंबर हैं, आप उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, डेसिमल नंबर को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो देखिए डेसिमल नंबर बढ़ रहे हैं जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ। और अगर आप डेसिमल नंबर को क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप डेसिमल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, इसमें डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपके एमएस एक्सेल में जो डाटा एंट्री आप करते हैं, डाटा फॉर्मेटिंग करते हैं, वो किस तरीके से की जाती है। अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ आगे, मेन जो डाटा का यूज़ है वो क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। तो आपने देख लिया टेबल बनी हुई है, टेबल के फॉर्म में आ रहा है। अब मैंने आपको कहा था जो एक्सेल का मेन यूज़ है वो है डाटा पर आप कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या आपकी लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सारी कैलकुलेशंस आप किस पे करते हैं, डाटा पर करते हैं। तो अब सिंपल आप देखिए कैसे, मैं यहाँ कुछ लिख रही हूँ, मान लीजिए मेरे को क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को, ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं बी कॉलम में और सी कॉलम में, इन दोनों कॉलम के नंबर्स का सम, इनका जो जोड़ है वो किस में चाहिए, डी कॉलम में चाहिए। तो जो एमएस एक्सेल होता है उसमें अपने क्या करते हैं, जो काम करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, वो दो तरीके से हो सकती है, या तो फॉर्मूला से या फंक्शन से। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ना है, तो एम एस एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन है वो इज इक्वल टू साइन से शुरू होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, इज इक्वल टू, आपने इज इक्वल टू लगा दिया। अब आपने दोनों को जोड़ना है, तो B3 प्लस C3 एंटर, आप देखेंगे आपका 1 + 2 का जो टोटल है वो 3 आ रहा है। देखिए मैंने एग्जांपल बहुत सिंपल लिया है, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करेंगे तो इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं करना होगा आपको वहाँ, लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल लेकर चल रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आपने यहाँ लगा दिया, अब फिर इन दोनों को सम करना है, तो अब आप फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू, फिर ये, फिर प्लस का सिंबल, फिर इसको इसमें जोड़ना है, फिर एंटर, क्लियर। तो ऐसे करते जाएंगे आप, फिर दोबारा यहाँ टाइप करेंगे। तो डियर ऐसा नहीं करना है, मैंने पीछे आपको एमएस एक्सेल का ऑटोफिल ऑप्शन बताया था। आप क्या करें, आपने एक फॉर्मूला आपने लगा दिया, अब फॉर्मूला पे वापस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ये क्या करेगा, अपने आप फॉर्मूला नई सेल के लिए उसको रेफर कर लेगा। सेल एड्रेस कोई चेंज कर रहा है, देखिए यहाँ हमने B3 + C3 लगाया था, यहाँ हमने B4 एंड C4 लगाया था। जैसे ही आपने ड्रैग किया, इसने सेल एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज कर दिया, B5 + C5, है ना एक्सेल समझदार। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये हमने जो वर्क किया, जो काम किया, ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला बार में। आपने क्या लगाया था फॉर्मूला, B3 + C3, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो अगर फॉर्मूला और फंक्शन में क्या अंतर है, फंक्शन हम करेंगे आगे। जैसे सम के लिए एक्सेल ने क्या फंक्शन बना रखा है, इज इक्वल टू सम। अब आपने यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं बताया है इसको, आपने सिर्फ लिखा इज इक्वल टू सम, सेल एड्रेस लिखा,
एंटर कर दिया। तो ये जो हमने यूज़ किया ये फंक्शन था। ये क्या था? फंक्शन। जब मान लीजिए आपने ये करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ आ रहा है ये, आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? सम। तो ऊपर जितने भी नंबर हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसका सम उसने दिखा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सम। अब देखिए लगाना कैसे होता है। आपने लिखा इज इक्वल टू B3 प्लस C3 प्लस D3, एंटर। ये इसने सम कर दिया। लेकिन मान लीजिए तो 3 ही सेल थी जिनको आपने जोड़ना था। मान लो ऐसे करके 10 सेल हैं या 15 सेल हैं आपने जोड़ना है, तो आप अलग अलग पर्टिकुलर एड्रेस थोड़ा ना लिखते जाएंगे B3 C3 D3 E3 F3, इस तरीके से तो ये लेंदी हो जाएगा। तो इसको जो करने का शॉर्ट प्रोग्राम है वो क्या है? इज इक्वल टू फर्स्ट सेल का एड्रेस, फिर कॉलन का साइन, और फिर क्या लिख दीजिए? लास्ट सेल का एड्रेस। ये देखिए अपने आप ये रेंज सेलेक्ट हो गई। अब आप क्या कर दीजिए, सॉरी, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट कोलन लास्ट सेल का एड्रेस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन लग गया है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला और फंक्शन में अंतर। ये आपका फॉर्मूला है और ये आपका फंक्शन है। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला या फंक्शन लगा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसमें, हमने एक ऑप्शन किया था पेस्ट स्पेशल का, आप लोगों को याद होना चाहिए, शायद आपको याद होगा पेस्ट स्पेशल। तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। ठीक है? अब अपने याद देख, सिंपल मैंने यहाँ से क्या किया? कॉपी, यहाँ लाकर मैंने क्या कर दिया? पेस्ट। ये मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ लाकर मैंने क्या कर दिया? पेस्ट। अब ये पेस्ट हुआ, ठीक है, पेस्ट हुआ। अब यहाँ 3 का 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ हमने कॉपी किया ना, तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगा रखा था B3 प्लस C3। जैसे ही हमने अब कॉपी किया तो उसने C3 और D3 को क्या कर दिया? ऑटोमेटिक प्लस कर दिया। तो एक्सेल में पेस्ट इसी तरीके से होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ भाई यहाँ 3 का 3 रहना चाहिए था, मेरे को 5 नहीं चाहिए था। तब आप क्या आए? जब आप इस चीज़ को कॉपी करते हैं ना, तो आप यहाँ आए और पेस्ट स्पेशल पे जाएं। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए? सारा डेटा चाहिए, फॉर्मूला चाहिए या वैल्यू? मेरे को ओनली वैल्यू चाहिए थी, मेरे को फॉर्मूला नहीं चाहिए था। मैंने ओके किया। अब देखिए अब 5 का 8 नहीं आया। अगर आप सिंपल प्लस पेस्ट करते ना यहाँ, तो 5 + 3 8 आता। लेकिन मेरे को यहाँ सिर्फ क्या चाहिए थी? वैल्यू चाहिए थी। मेरे को फॉर्मूले कॉपी नहीं करने थे। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पेस्ट स्पेशल का यूज़ किया। दोबारा देख लीजिए, मैंने यहाँ कॉपी किया, मैंने यहाँ, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट पेस्ट करती हूँ तो देखिए ये 5 + 3 इसने प्लस करके आगे 8 दिया ना, अंडू कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट नहीं करके क्या करती हूँ? पेस्ट स्पेशल, सॉरी, कॉपी पेस्ट स्पेशल। मेरे को ओनली यहाँ क्या चाहिए थी? वैल्यू। तो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी, तो ओनली क्या आई? वैल्यू। इसी तरीके से आप पेस्ट स्पेशल करें। मान लीजिए आपको सिर्फ क्या चाहिए? फॉर्मेटिंग। तो यहाँ डाटा नहीं आएगा। आप देखिए पेस्ट हो गया, यहाँ डाटा नहीं आया, कोई डाटा नहीं आया इस जगह पर। लेकिन अब देखिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगी ना, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग सेम वही रहेगी जो इसकी थी। क्योंकि हमने क्या कॉपी किया? हमने यहाँ पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके क्या किया था? फॉर्मेट कॉपी किया था, ना कि वैल्यू या फॉर्मूला। तो आई होप आपको इसके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। आगे जैसे जैसे आप ऑफिस वर्क करेंगे या कहीं काम करेंगे तो पेस्ट स्पेशल आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड, अब जैसे सिंपल मेरे को अगर ये वाली वैल्यू चाहिए थी, मैं अगर कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ तो आप देखेंगे वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरे को तो ओनली यही वैल्यू चाहिए थी। तो हम यहाँ पर आकर पेस्ट स्पेशल में क्या यूज़ करेंगे? ओनली वैल्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो पे स्पेशल का ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको माइंड में रखिएगा हमेशा। तो ये आपका क्या है, पे स्पेशल है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं, इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक सेल बनाकर रखा है, एक टेबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखिए जैसे ये नंबर है, परसेंटेज है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस टेबल को थोड़ा सा अलग टेबल की तरह लुक दे दूँ इसको, तो मैं फॉर्मेट एज टेबल कर दूँगी। मेरे को जैसी टेबल चाहिए, ओके, आप देखेंगे ये टेबल बन गई, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लग गई। तो अंडू कर रही हूँ, तो ये आपका फॉर्मेट एज टेबल है। तो आप जिस तरीके की टेबल चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए, सेल रेंज है ही आपके पास, आप ओके कीजिए और आपकी टेबल फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट एज टेबल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, अब मैं उसकी बात करती हूँ। हाईलाइट सेल रूल्स, मैं सेल रूल हाईलाइट करना चाहती हूँ ग्रेटर देन, किससे बड़े हों, 76 से नहीं, अपने यहाँ 50 से बड़े रखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, मान लो मुझे देखना है कि 60 से बड़े कौन कौन से हैं। 60 से बड़ी जो वैल्यू है वो किस तरीके की हो, मैंने कहा लाइट रेड फिल हो और टेक्स्ट क्या हो, डार्क रेड हो। ओके, सॉरी, इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले डाटा को। ग्रेटर देन 60, अब मेरे को परसेंटेज देखने थे, वो 60 से ज़्यादा किस किस के आए हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो आपका जो डाटा है वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। या आप टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम्स, मान लो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप इसमें टॉप 10, तो एक्चुअली इसमें 300 वैल्यू है, यही सिलेक्ट होगी। तो टॉप 10 आइटम्स सेलेक्ट करनी है, तो आप देखिए टॉप 10 आइटम्स इसमें हैं वो क्या हो जाएंगी, आप कलर चेंज कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए। तो जो टॉप 10 आइटम्स हैं वो क्या हो गई, ग्रीन हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट। डाटा बार्स देखना चाहते हो आप, अंडू मैंने हटा दिया। तो डाटा बार, तो आप देखेंगे नंबर्स के हिसाब से डाटा बार लग रहे हैं, किस तरीके से आप डाटा बार। कलर स्केल्स देखना चाहते हैं, कलर स्केल आ जाएगा। आइकन सेट करना चाहते हैं, इस पर कोई आइकन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आइकन सेट कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं उनका क्या हो रहा है, ग्रीन टिक। जो ठीक हैं, एवरेज हैं, उन पर येलो मार्क आ रहा है, और जो डाउन जा रहे हैं वो रेड मार्क आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब बात करते हैं सेल स्टाइल की। आप लोगों को ध्यान होगा एमएस वर्ड में आपने हेडिंग स्टाइल अप्लाई किया था, टाइटल स्लाइड अप्लाई किया, उसी तरीके से सेल हैं। आपको क्या रखना है, मान लो ये वाली जो सेल है मैं इसको हेडिंग बनाना चाहती हूँ, तो ये अब ये क्या बन गई, हेडिंग बन गई। क्लियर। ये वाला है जो इसको मैं टाइटल बनाना चाहती हूँ, तो ये आपका क्या बन गया, टाइटल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेल पर स्टाइल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेल स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए देखिए जिस तरीके मैं अंडू कर रही हूँ इसको, परफेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे ही लेकर जाना चाह रही हूँ मैं टेक्स्ट को। उसके बाद मैं बात करती हूँ, मुझे मान लीजिए यहाँ पर अब इसके ऊपर एक रो और चाहिए थी। तो सिंपल है, आप क्या रखें, कर्सर रखें, इंसर्ट में जाएं और शीट रो। तो आप देखेंगे जो आपने एक्टिव सेल सेलेक्ट कर रखी थी उससे ऊपर क्या हो गई है, एक नई रो इंसर्ट हो गई है। तो वो क्या होती है, इंसर्ट शीट रो। आप दोबारा कर लीजिए, एक और हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए आपको परसेंटेज से पहले कोई और कॉलम भी चाहिए था, तो इंसर्ट शीट कॉलम। तो एक्टिव सेल से लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम आता है और एक्टिव सेल से ऊपर वाली साइड में रो इंसर्ट होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शीट रो या शीट कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। नई शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट शीट। आप देखिए यहाँ एक और शीट आ गई है आपकी, अंडू कर रही हूँ। उसके बाद आप डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये ऑब्टेन मार्क है, मेरे को ये वाला कॉलम नहीं रखना, तो मैं डिलीट शीट कॉलम कर रही हूँ।
तो कॉलम डिलीट हो गया। अगर मेरे को ये रो ही नहीं रखनी, हेडिंग वाली रो नहीं रखनी मैंने, तो डिलीट शीट रो, तो शीट रो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट में रो हाइट या विड्थ है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी। आप रो हाइट को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और कॉलम के विड्थ को आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप रो हाइट में आप टाइप कर दीजिए आपको रो हाइट क्या चाहिए। मान लो मेरे को जो रो हाइट है वो 40 चाहिए। अब आप देखें रो की हाइट क्या हो गई, 40। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम की जो विड्थ है वो 15 चाहिए। तो आप देखेंगे कॉलम की जो विड्थ है वो क्या होगी, 15। तो आप यहाँ से ऑटो फिट भी कर सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेल पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर की। अब देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर लगाने के लिए क्या करें, फ़िल्टर लगा दीजिए आप। जैसे ही आप फ़िल्टर लगाते हैं आप देखेंगे एक डाउन एरो वाला ऑप्शन आ गया। फ़िल्टर लगाने का फ़ायदा क्या है, आपने वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली सेट करना है। सपोज दैट ये जो नेम है मैं ये A to Z के फॉर्म में चाहती हूँ, तो आप यहाँ आ जाइए सॉर्ट A to Z, तो आप देखेंगे जो नेम है वो A to Z के फॉर्म में सेट हो गए। क्लियर। या सॉर्ट Z to A, तो Z to A में सेट हो जाएंगे। इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन फ़िल्टर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कास्ट कैटेगरी लिखी हुई है, कास्ट कैटेगरी में मान लो आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी के नंबर्स देखने हैं, स्टूडेंट्स देखने हैं, ओके कीजिए, तो देखिए आपके पास सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अगर आपने क्या करना है, जनरल और ओबीसी दोनों मिलाकर देखने हैं, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो सॉर्टिंग भी हो सकती है। सॉर्टिंग आप करिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की सॉर्टिंग हो गई। और ऐसे ही आप क्या करें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की सॉर्टिंग हो जाएगी इसमें। तो इस तरीके से आप सॉर्ट एंड फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइंड की। तो फाइंड, मान लीजिए आपने इसमें क्या फाइंड करना है, इस शीट में मैंने इस शीट में फाइंड करना है अशोक को, फाइंड ऑल। तो आप देखेंगे जहाँ अशोक था वो सेल क्या हो गई, हाईलाइट हो गई आपकी। ये है फाइंड का। इसी तरीके से अगर आपने रिप्लेस करना है, मान लीजिए किसी वर्ड को आपने रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, मैंने सुनील को। किससे रिप्लेस करना है, सुशील से। अब आप देखिए यहाँ सुनील की जगह क्या आ गया, सुशील आ गया। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस है। उसके बाद बात करते हैं गो टू आपने कहाँ जाना है, तो आप अपना यहाँ सेल एड्रेस लिख दीजिए, सिंपली रेफरेंस लिख दीजिए या कोई भी, या आप इसमें हम रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। उसमें अपने जैसे गो टू लाइन नंबर लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको यहाँ रेफरेंस देना पड़ेगा। गो टू आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो अब देखिए B20 लिखा था तो आप कहाँ आ गए, B20 पे। क्लियर। एक्सेल में जिस तरीके से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ ज़्यादा होता है, वैसे ही एक्सेल में गो टू स्पेशल का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप गो टू स्पेशल में आइए, देखिए आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं ओनली फार्मूला, जहाँ जहाँ फार्मूला लगे हैं बस मेरे को वो वाली टैब हाईलाइट करनी है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप ओके करेंगे तो देखिए इनमें कहीं फार्मूला नहीं लगा हुआ। इन दो कॉलम में क्या लगे हुए हैं, फार्मूला लगे हुए हैं, तो वो फार्मूला के ऊपर आपको ले आया। क्लियर। तो ये आपका क्या होता है, गो टू ऑप्शन काम करता है। एक बार मैं इसको चेंज कर रही हूँ बस। इसी तरीके से गो टू स्पेशल, मेरे को सिर्फ कहाँ जाना है, फॉर्मूला पर नहीं जाना। सपोज दैट कहीं कोई कमेंट दे रखा है मैंने, या कहीं कोई ब्लैंक है, ठीक है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो ब्लैंक लाइन कहाँ है मेरी टेबल में, तो ब्लैंक एरिया में आ गए हम। तो इस तरीके से आप गो टू स्पेशल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो ये आपका जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल के बारे में सारा इंट्रोडक्शन हो गया आपका आज के वीडियो में। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, सेल रेफरेंस। देखिए हम यहाँ लिख रहे थे, हमने लिखा C4 + D4 +
हमने यहाँ लिखा था C4 प्लस D4 प्लस E4, आपने ड्रैग किया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ अपने आप हो गया C5 D5 E5, यहाँ किया हो गया C6। ये सेल रेफरेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस के बारे में मैं बात करती हूँ। तो जो MS एक्सेल है उसमें सेल रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। कुछ लोग तीन तरीके के पढ़ाएंगे आपको, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। भाई तीन तरीके के सेल रेफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिलेटिव रेफरेंस की। अपने यहाँ सिंपल मैंने पहले भी सम करके दिखाया था आपको, जैसे यहाँ देखिए 2 + 1, इसकी जो वैल्यू होगी 3, मतलब मैंने अब जो फॉर्मूला लगाया C7 + D7, फिर मैंने इसको ड्रैग किया तो C8 D8 C9 D9 अपने आप ऑटोमेटिकली होता गया। मतलब इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जब आप ड्रैग और ड्रॉप करते हैं तो वो सेल एड्रेस को ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्लियर? अब बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं जो 100 में से आए हैं, और मुझे यहाँ क्या करना है? परसेंटेज निकालने हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? = ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप क्या निकालते हो? परसेंटेज। तो 100 में से 67 मार्क्स हैं, तो परसेंटेज कितने हैं? 67 है। अब मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप करती हूँ। आपके अकॉर्डिंग अपने ड्रैग और ड्रॉप करते हैं तो फॉर्मूला लगता है और आंसर क्या आता है? हमेशा सही। लेकिन ये देखिए यहाँ तो परसेंटेज ही नहीं आ रहे, यहाँ पर क्या आया? वैल्यू। यहाँ पर अलग ही आ गया कुछ। 100 में से 56 मार्क्स हैं तो 83% तो नहीं बन सकते, 88 है तो भी 195% नहीं। तो यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो अब आप इस चीज़ को देखिए, मैंने यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया है। एक चीज़ और आप लोगों के लिए मैं बताती हूँ, जब आप एक्सेल में ये देखना चाहते हैं, फॉर्मूला देखना चाहते हैं, एक तो आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं, उसके अलावा आप एक शॉर्टकट की यूज़ करिए। आपको इस साइन का पता होगा, ये साइन क्या होता है? ये वाला जो साइन है, ये इसको क्या बोलते हैं? आई होप आप में से किसी को पता होगा। कंट्रोल ये होता है, जो साइन होता है टिल्ड होता है। आप इसकी टिल्ड होता है टैब बटन के ऊपर वाला साइन। तो आप क्या करें? कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन दबाएं। टिल्ड बटन दबाते ही आपको वैल्यूज़ की जगह पर जो फॉर्मूलाज आपने लगा रखे हैं वो दिखाने लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिए, आपने क्या किया था परसेंटेज निकालने के लिए? I8 यस ऑब्लिक I6 इंटू 100। अब I6 में है मैक्सिमम मार्क्स है कि 100 में से नंबर आए हैं, तो उसने क्या दे दिया? सही दे दिया। अब आप यहाँ देखिए I6 की जगह यहाँ I7 हो गया। I7 में तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये अपना I7 है। I7 में यहाँ क्या लिखा हुआ? मार्क्स। तो मार्क्स कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं जिसकी वो कैलकुलेशन करेगा, इस वजह से यहाँ उसको एरर दिखाई दे रही है। I8 में क्या लिखा हुआ है? 56, तो 56 में से इसने मार्क्स को काउंट कर लिया, तो ये चीज़ गलत हो गई है अपने साथ। तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि जो I6 है वो I6 ही रहे हर जगह पर, उसकी वैल्यू बदले ना। तो उस चीज़ के लिए हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करने के लिए क्या करना होगा ये मैं आपको बताती हूँ। मैं कंट्रोल टिल्ड दोबारा बता रही हूँ, हम वैल्यू में आ गए, ये चीज़ मैं हटा रही हूँ। देख, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? आपने क्या = ऑब्टेन मार्क्स ऑब्लिक, ये आपके मार्क्स हैं। आप इसको चेंज नहीं करना चाहते, आप क्या चाहते हो? ये एब्सोल्यूट रखना चाहते हो I6 को। तो एब्सोल्यूट रखने के लिए आपको सिंबल लगाना पड़ता है ये। तो ये एब्सोल्यूट हो गया। अब आप क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको ट्रैक करें, आ गए परसेंटेज सही। तो इस तरीके से क्या करें? एब्सोल्यूट मार्क को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा बता रही हूँ, आप देखिए = ऑब्टेन मार्क ऑब्लिक, इसको आपने क्या रखना है? एब्सोल्यूट रखना है। तो या तो आप वही है I और 6 के आगे डॉलर का साइन लगाएं अपने आप, अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट किया, फंक्शन की F4 यूज़ कीजिए। F4 यूज़ करते ही बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? अपने आप एब्सोल्यूट रेफरेंस बना देता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एब्सोल्यूट मार्क, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया।
तो डियर आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कहाँ पर आपको रिलेटिव चाहिए और कहाँ पर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं इज इक्वल टू सम, और मैं इनको सम कर रही हूँ और फिर मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप कर रही हूँ बार बार। मैं चाहती हूँ कि मेरे को ड्रैग ना करना पड़े, जैसे ही मैं कोई फॉर्मूला लिखूँ अपने आप ये ड्रैग हो जाए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ड्रैग हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने कोई भी फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू, आप इसको सम कर रहे हैं, प्लस प्लस इतना ही, एंटर। एक तो ये है। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ रहा है, ड्रैग। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें, अपने एरिया को सिलेक्ट कर लें। यहाँ रखना है आपने फॉर्मूला, पूरी सेल को सिलेक्ट कर लिया, सारी सेल को, कंट्रोल बटन दबाएं और जहाँ आपने वो फॉर्मूला लगाना है उस सेल पर क्लिक कर दें। अब अपना फॉर्मूला टाइप करें, और फिर कंट्रोल के साथ क्या कर दें, एंटर प्रेस कर दें। अब आप देखिए आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो फॉर्मूला आपकी सिलेक्टेड रेंज में भी ऑटोमेटिकली लग गया है। क्लियर। तो ये MS एक्सेल का डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन था, एक यूज़ कैसे होगा पेज स्पेशल का, फॉर्मेटिंग कैसे होगी, गो टू स्पेशल का यूज़ क्या है। तो ये मेन चीज़ें थी, ये इंट्रोडक्शन था, ये बेसिक था, ये आप लोगों को आना चाहिए ताकि जब मैं आपको आगे एक्सेल के फंक्शंस या फॉर्मूला करवाऊँ तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए कि मैं एक्चुअल में कर क्या रही हूँ और आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।